हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 से। अच्छे सुनिए, आप लोग अच्छे सिर्फ सुनिए, ऑब्जर्व करिए। समझ गया क्या बोले? सुनिए, चैप्टर 1 से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्या चीज का भाई? इकोनॉमिक्स का। टोटल हम लोग का कितना चैप्टर था? बात नहीं, टोटल हम लोग का कितना चैप्टर था? 10 चैप्टर था। समझ रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पे रखना है और हाई अलर्ट पे भी रहना है। समझ पा रहे हैं? चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका क्या चीज भाई? पहला चैप्टर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर को क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं भाई? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग समझे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग के जीवन से संबंधित चीज़ों को स्टडी कर सके और पूरा देश में क्या चल रहा है, देश के लेवल पे, देश में नेशनल इनकम कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, जीडीपी कितना है, देश के लेवल पे भी चीज़ों को हम स्टडी कर पाए। इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई? इकोनॉमिक्स का। किसका पढ़ाई करते हैं? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो माने होता है छोटा, माइक्रो माने क्या होता है, और मैक्रो माने क्या होता है? बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है डिमांड, सप्लाई, प्राइस, मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश के लेवल पे जब स्टडी करेंगे, पूरा देश का बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का पूरा आप स्टडी करेंगे, उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, इसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी दर क्या है, जीडीपी कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग समझे थे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए किसी भी देश में जाइएगा तो 3 ही सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम है। कहीं भी जाइएगा 3 ही आपको सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस माने क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस माने क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस माने कैसे बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस माने किसके लिए बनाए। आप कुछ भी करने जाइएगा तो यही 3 प्रॉब्लम होगा, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें। समझ गए? तो सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम कितना? 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद में हम लोगों का था इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। पता कैसे चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे देश का? पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो हम कहेंगे हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आर्थिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने आर्थिक डेवलपमेंट। समझ पा रहे हैं? देश का जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब ऊंचे स्तर का होते जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। ऐसा डेवलपमेंट करो कि लंबे समय के लिए हो, लंबा समय तक चले। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोले क्या बोले हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुनिए, उसके बाद में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा में पढ़े हुए थे कि हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पिता कौन है भाई? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पिता कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ खुद का डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक साधारण जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इस डेफिनेशन को कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। इस डेफिनेशन को कौन दिया था? एडम स्मिथ। कौन दिया था? प्रोडक्शन का भी डेफिनेशन समझे थे। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आप वस्तु का निर्माण करो या तो सेवा का निर्माण करो, दोनों ही क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के कुछ साधन है जिसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन करने के टोटल 4 साधन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड माने जमीन चाहिए, प्रोडक्शन करेंगे जमीन पे। लेबर माने श्रमिक लगेगा, कैपिटल माने क्या लगेगा? पैसा लगेगा, और एंटरप्रेन्योर माने उद्यमी व्यक्ति लगेगा।
ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्डर में। इसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? स्केर्सिटी माने क्या होता है? शॉर्टेज। स्केर्सिटी माने इकोनॉमिक्स कहता है मैन इज कौन सा एनिमल? सोशल एनिमल। कौन सा एनिमल? हम लोग है एनिमल, लेकिन कौन सा एनिमल है? सोशल एनिमल। हम लोग पशु ही है बट सोशल एनिमल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होता है भाई? हमेशा क्या होता है? कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द, हमेशा इसका मुंह नीचे की तरफ होता है। मुंह इसका किधर होता है? नीचे की तरफ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कैसा होता है? कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द। और सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन है? हम लोग का मार्केट। सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक, समझ पा रहे हैं? जगह क्या है जहाँ पे हम लोग को सामान बिकता है, मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मार्केट। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स है भाई? कौन कौन? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड, किसी भी देश को चलाने का 6 गोल होता है। जब आप मंत्री बनिएगा तो 6 उद्देश्य को पूरा करना होगा। चाहे आप मुख्यमंत्री बनिए, चाहे आप प्रधानमंत्री बनिए, नहीं कुछ तो कम से कम ये 6 उद्देश्य आपको करना होगा। सुनिएगा ध्यान से। स्टेट 6 गोल्स ऑफ एन इकोनॉमी। 6 गोल है। पहला है आपका इक्विटी। इक्विटी माने सबको बराबर समझा जाए, सबको बराबर का अधिकार है समाज में हम लोग का। ग्रोथ, हमारा देश का ग्रोथ हो, विकास हो। सिक्योरिटी माने सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए सैन्य बल है, पुलिस है, आर्मी को रखा गया है। इसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। अच्छा, फ्रीडम, सबको आज़ादी हो कुछ करने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, इसको क्या कहते हैं? फ्रीडम। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी माने प्राइस बढ़े बट स्लो रेट में बढ़े। महंगाई बढ़े बट कैसे बढ़े? स्लो रेट में। जैसे मान लीजिए 50 रुपये का चॉकलेट, पहले 50 पैसा का चॉकलेट मिलता था, अब 1 रुपये का चॉकलेट मिलता है, तो ये स्लो रेट में होगा। पहले 50 पैसा में माचिस का बॉक्स मिलता था, अब 1 रुपया मिलता है। ये महंगाई बढ़ा, लेकिन कौन सा रेट में बढ़ा? स्लो रेट में। अब 1 रुपये का सामान अचानक से 12 रुपया हो जाएगा, तो ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको स्टेबिलिटी नहीं कहेंगे। 1 का दाम 12 हो गया, इसको स्टेबिलिटी नहीं कहेंगे। स्टेबिलिटी कहेंगे कि 1 रुपये का सामान का 1.5 रुपया लगा, 2 रुपया लगा, इसको कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। माने कुछ भी हो धीरे धीरे हो, माने इनकम भी बढ़े तो धीरे धीरे, प्राइस भी बढ़े तो क्या बढ़े? धीरे धीरे। इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी माने नथिंग शुड बी वेस्टेड, कुछ भी बर्बाद नहीं हो जाए। आपस में देखिए फूस फास करेंगे तो 10 चैप्टर रिवीजन करना है। जिनको आपस में फूस फास करना है वे घर चले जाए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि इतना वही फूस फास करता है जिसको 10 चैप्टर पढ़ने का एक बार में औकात नहीं है। औकात का भी बहुत बड़ा बात है। तो घर चले जाओ, और नहीं तो आराम से सुनो। समझ रहे हैं? ये दोबारा बात नहीं बोलना पड़ेगा। किसका बात करें? एफिशिएंसी। किसका बात करें? एफिशिएंसी माने नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। माने हाई प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ जबरदस्त हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? तो किसी भी देश का कितना गोल्स होता है भाई? 6। क्या क्या? इक्विटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी। इक्विटी, ग्रोथ, इक्विटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी, फ्रीडम, स्टेबिलिटी और क्या? एफिशिएंसी। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीका का होता है। 3 तरीका का इकोनॉमिक सिस्टम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए, यूके, जहाँ पे सब लोग पैसा वाले लोग हैं, ऐसा माना जाता है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सब कुछ प्राइवेट का होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। प्राइस मैकेनिज्म रहता है। प्राइस मैकेनिज्म माना प्राइस अपना प्रोडक्ट का आप खुद तय करिए। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, खुल के बिजनेस करो, खुल के। कहाँ पे भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कहाँ पे? सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है आपका चाइना, जापान, क्यूबा। माने सब कुछ समाज को लेके चलेगा। माने सरकार जो भी करेगा वो समाज के लेवल पे करेगा। इसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे देशभक्ति ज़्यादा होता है। यहाँ पे देशभक्ति ज़्यादा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू मारने वाला का सैलरी और डॉक्टर का सैलरी दोनों का समान है, ऐसा माना जाता है। कहाँ पे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहाँ लोग पोस्ट से भरे होते हैं, पोजीशन से भरे होते हैं। हम लोग के देश में पैसा से भरे होते हैं, वहाँ पे पोस्ट और पोजीशन से लोग भरे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सब कुछ सोशल प्रॉपर्टी होगा। सोशल प्रॉपर्टी माने सरकार का प्रॉपर्टी, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। समझ रहे हैं? और प्रोडक्शन डिसीजन टेकन बाय प्लानिंग अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है जिसका नाम है प्लानिंग अथॉरिटी। प्रोडक्शन का डिसीजन कौन लेगा? प्लानिंग अथॉरिटी। किसका बात कर रहे हैं भाई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। किसका बात कर रहे हैं?
और एक और इकोनॉमी है जो मिक्स है, जो आप भारत देश में रहते हैं यहाँ मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, माना दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बिकॉज सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट एंड सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कुछ सेक्टर को कौन चलाता है भाई? प्राइवेट, हम लोग जैसा व्यक्ति चलाते हैं, और कुछ सेक्टर को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है। कौन चलाता है? इसको क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी। अपना देश मिक्स इकोनॉमी में ऐसा माना जाता है कि धनी और धनी होगा, गरीब और धनी होते जाएगा, गरीब होते जाएगा, ऐसा माना जाता है मिक्स इकोनॉमी में। और समझ पा रहे कुछ हद तक सच्चाई भी है। किसका बात कर रहे हैं? मिक्स इकोनॉमी। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर? मिक्स इकोनॉमी के एग्जांपल क्या है? इंडिया। क्या है? पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमी चलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, मिक्स इकोनॉमी में कैसा प्रॉपर्टी होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे ये आप कोचिंग में पढ़ाई करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशल प्रॉपर्टी भी रहेगा। सोशल प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे बाहर जाते हैं तो पार्क है, वहाँ बैठ सकते हैं। स्टॉपेज है, बस स्टॉपेज है, ये विवेकानंद जी का स्टैचू है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। कंगाली भी बैठ सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी और सोशल प्रॉपर्टी भी है, प्रॉफिट मोटिव भी और सर्विस मोटिव भी है। कौन सा देश में भाई? सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट। जैसे रेल वगैरह पे कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। समझे? अब बस वगैरह जो चलता है कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट। क्लियर? पक्का? किसका बात कर रहे हैं? मिक्स इकोनॉमी। किसका? तो इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीका है, कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। बोलो क्या बोले? डेवलप्ड इकोनॉमी जो विकसित कर चुका है, किसको कहेंगे? विकास कर चुका है, जहां का हाई एजुकेशन, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई नेशनल इनकम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ हाई है बट पॉपुलेशन लो है। लो पॉपुलेशन, लो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई टेक्नोलॉजी, हाई पर कैपिटा इनकम। समझ पा रहे हैं क्या बोला? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो पॉपुलेशन। इसको क्या कहते हैं? डेवलप इकोनॉमी। क्या कहते हैं? माने ऐसा देश विकास कर चुका है। विकसित देश में सब कुछ ज़्यादा, माने एजुकेशन टॉप लेवल का, पर कैपिटा इनकम टॉप लेवल का, टेक्नोलॉजी भी टॉप लेवल का रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जनसंख्या कम है। जनसंख्या क्या रहता है? कम। जैसे अमेरिका को उठा लीजिए, अमेरिका का टोटल जनसंख्या कितना है? 22 करोड़। हम लोग का एक तो यूपी संभाल लेगा, यूपी का 22 करोड़, एक उत्तर प्रदेश का स्टेट और एक अमेरिका, दोनों का जनसंख्या बराबर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो कितना लो पॉपुलेशन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंडर डेवलप या डेवलपिंग, दोनों का फीचर सेम होता है। अंडर डेवलप हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग इज्जत बचाने के लिए, गरीब लोग बोलते हैं इज्जत बचाने के लिए मिडिल क्लास है। मैंने तुम गरीब हो, बात खत्म। मिडिल क्लास मैंने क्या होता है? गरीब है, बात खत्म। समझ गए? तो बचाने के लिए हम बोलते हैं डेवलपिंग है, डेवलपिंग। समझे? सुनिए, किसका बात कर? अंडर डेवलप। सुनिए, तो अंडर डेवलप का क्या दूसरा नाम है भाई? डेवलपिंग। क्या है? जितना हाई बोले हैं सब लो कर दो। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो टेक्नोलॉजी, समझ पा रहे? लो पर कैपिटा इनकम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हाई पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत रहेगा, जनसंख्या बहुत रहेगा। समझे? क्योंकि कोई काम नहीं है तो बेटा जनसंख्या करेगा, उधर काम ही काम है। समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ या डेवलपिंग, अंडर डेवलप या डेवलपिंग। जितना हाई बोले सबको लो कर दो, जो लो बोले माना लो एजुकेशन, लो पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई पॉपुलेशन। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? अंडर डेवलप। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। प्राइज मैकेनिज्म को कहते हैं इनविजिबल हैंड। प्राइज मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा प्रॉब्लम कौन सोल्व करता है? प्राइज मैकेनिज्म। सारे के सारे प्रॉब्लम को सोल्व करके कौन देगा? प्राइज मैकेनिज्म। कौन सोल्व करके देगा? कार्ल मार्क्स कौन सा थ्योरी को दिया था? थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है थ्योरी ऑफ भोगबात, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस कैसे तय होगा? इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वस्तु का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। मार्केट सिस्टम क्या? इनविजिबल हैंड है। कौन दिया था? एडम स्मिथ। कौन दिया था? क्लियर है? अभी चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी चैप्टर 1 चल रहा है। सुनिए,
किसका बात कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पता कैसे चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है? इंडिकेटर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों का रहन सहन उच्च स्तर का है, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। पर कैपिटा इनकम माने होता है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम माने क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकलता है भाई पर कैपिटा इनकम? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम को देश के जनसंख्या से डिवाइड कर दो, आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। सेविंग माने क्या होता है? बचत। सेविंग माने बचाते हैं ना। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्वायरिंग एसेट, संपत्ति खरीदना। संपत्ति खरीदने को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। संपत्ति खरीदने को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल भी एक तरीका का एसेट होता है भाई। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज एन इनटेंजिबल एसेट। इट रेफर्स टू स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉई। आपके पास जो एम्प्लॉई है उसका स्किल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल भी एक तरीका का एसेट है। अगर आपके पास अच्छे मैन पावर है तो आपका संस्था अच्छे से चलेगा, वो लोग अच्छे से काम करेंगे। इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? जिसके पास स्किल हो, नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज हो, ऐसे लोगों को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है स्टेटस में इनइक्वालिटी, धन में इनइक्वालिटी। किसी के पास धन कम है तो किसी के पास धन ज़्यादा है। कोई अच्छा पोस्ट में है तो कोई लो पोस्ट में है। तो स्टेटस में इनइक्वालिटी, वेल्थ में इनइक्वालिटी, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इनइक्वालिटी। पॉवर्टी, गरीबी। गरीब किसको बोलेंगे? इकोनॉमिक्स कहता है गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ये तीनों आप लोगों के पास है और इलाज कराने का पैसा नहीं है भी आप लोगों के पास, तो आप लोग गरीब नहीं है इकोनॉमिक्स का दृष्टि में। समझ गए? इकोनॉमिक्स क्या बोला? व्हेन पीपल ऑफ सोसाइटी अनएबल टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ, ड्रग्स, इसको क्या कहते हैं? पॉवर्टी। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी माने असमानता। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। लैक ऑफ काम ही नहीं मिल रहा है, काम खोज रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? समझे? आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते। यू आर स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट है। रोजगार बेरोजगार का कोई बात ही नहीं आता। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एकेडमिक्स चल रहा है। जब काम के क्षेत्र में जाएंगे, काम नहीं मिलेगा तब बेरोजगार कहलाएंगे। इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर के आधार पे, मेल फीमेल, लड़का लड़की के आधार पे भेदभाव होता है, इसको कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मींस डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल एंड जेंडर इनइक्वालिटी होता है हमारे समाज में। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे लोगों का कहना है। जेंडर ऐसा होना चाहिए। आइए, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर ऐसा होना चाहिए। समझे क्या बोले? क्या उल्टा सीधा बक रहे हैं? हाँ, आप लोगों का केयर ज़्यादा होना चाहिए ना। मेरे पापा केयर ज़्यादा करते हैं क्योंकि समझ पा रहे हैं। और लड़का लोग का थोड़ा केयर कम होता है कि भाई दबे कोई गया भी है तो लेट से जाए तो डांट सूट के काम चला लेंगे, लेकिन आप लोग को नहीं छोड़ेगा। इस मामला में कह रहे हैं, सेफ्टी के मामले में कह रहे हैं। आपका सुरक्षा आपके फैमिली करेगा ना, प्रथम तो फैमिली करेगा। समझ पा रहे? देखते हैं ना, ट्यूशन से थोड़ा लेट हो जाता है तो तहकीकात होने लगता है कि कहाँ थे आप। समझ रहे? मेरे पास भी फ़ोन आ जाता है तो हमें बोलना पड़ता है कि हाँ आज लेट से छोड़े हैं। और जब लेट से छोड़े जाते हैं तो जानबूझकर नहीं बोलते हैं। समझ में? जिस दिन लेट से छुट्टी गया तो बोलना पड़ता है। किसका बात कर रहे भाई? जेंडर इनइक्वालिटी। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में तो रहते हो, कहाँ रहते हो? एनवायरमेंट इज एनीथिंग दैट इज अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी है, जो भी हो रहा है वो एनवायरमेंट है। जो भी हो रहा है वो क्या है? एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट मतलब वातावरण। अब जाकर के चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर 2 में आ चुके हैं। अच्छे से सुनिए चैप्टर 2, अच्छे से सुनिए। सबसे पहले हम समझाए थे चैप्टर 2 में आप लोगों को, सुनो अच्छे से। सबसे पहला था हम लोग का डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द। डिमांड माने क्या? डिमांड के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, खरीदने का इच्छा शक्ति और खरीदने का रुपया। खरीदने का मन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रुपया। तो ही वस्तु का डिमांड होगा अथवा डिमांड। तो डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। बैक्ड बाय द, इसको हम क्या कहते हैं भाई? डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं?
डिमांड से यहाँ था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। प्राइस राइजेस, डिमांड विल बी फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड विल बी राइजेस, अदर फैक्टर्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं सेटरस पैरिबस। क्या कहते हैं हम लोग? सेटरस पैरिबस। अगर पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटरस पैरिबस, तो अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग, माने अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। सेटरस पैरिबस का मतलब होता है अन्य कारक क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा। पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी। इसके पास बाइक है तो मेरे पास भी बाइक होगा, इसके पास इतना महंगा सामान है तो मेरे पास भी होना चाहिए। देखा देखी में लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट के ऊपर में लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता है। शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, शेयर का प्राइस कम है तो डिमांड भी कम है। इसको क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। क्या कहते हैं? वेवलन इफेक्ट। वेवलन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस ज़्यादा लिया माने माल अच्छा दिया। कितना लोगों को लगता है पैसा ज़्यादा ले रहा, माल यही बढ़िया होगा। पैसा कम ले रहा, क्वालिटी बढ़िया, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं वेवलन इफेक्ट। क्या कहते हैं? समझ गए? पैसा ज़्यादा लेगा तभी माल बढ़िया दिया। कितना लोग को ऐसा लगता है? इसको कहते हैं वेवलन इफेक्ट। क्या कहते हैं? गिवन गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी के गुड्स को क्या कहते हैं? गिवन गुड्स। क्या कहते हैं? एडिक्शन, आदत हो गया है। शराब पीने वालों को शराब का आदत लग जाता है, शराब कितना भी महंगा हो पियेंगे तो पियेंगे। एडिक्शन आदत लग चुका है। कितना लोगों को मिठाई खाने का आदत होगा तो मिठाई खाएगा तो खाएगा। कितना लोगों को दूध पीने का आदत होगा तो दूध पिएगा तो पिएगा, चाहे कितना भी महंगा हो जाए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बात नहीं। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्पेकुलेशन, वेवलन इफेक्ट, गिवन गुड्स, एडिक्शन। डिमांड शेड्यूल क्या है बाबा? टेबल ऊपर बना के दिखाएंगे, डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल इज अ डिमांड कर्व है, डायग्राम बना के दिखाएंगे, उसको कर्व कहेंगे। डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम बनाएंगे, डिमांड कर्व, टेबल ऊपर बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड दो तरीका का होता है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। मेरे अकेला का डिमांड को इंडिविजुअल, सबका डिमांड को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड। मेरे अकेला का डिमांड को इंडिविजुअल, सबका डिमांड को जोड़ देंगे, मार्केट डिमांड। सप्लाई माने क्या? ऑफर कर रहे हैं कि आइए सामान लेकर जाइए, पैसा दीजिएगा, इसको कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं? सेलर प्रत्येक दिन ऑफर करता है कि आइए सामान लीजिए और हमें पैसा जो इसका है वो दे दीजिए, इसको कहते हैं सप्लाई। सप्लाई माने आप पूर्ति कर देंगे, कब? पैसा देगा तब। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन विच सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लॉ ऑफ सप्लाई का नियम उल्टा है भाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला? प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है। लॉ ऑफ डिमांड में था ना कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी, प्राइस कम तो सप्लाई भी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इसका कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा होता है? ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। लिखवाए हैं कि सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन। सप्लाई भी दो तरीका का, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। एक सेलर के सप्लाई को इंडिविजुअल सप्लाई और सारे सेलर के सप्लाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई। क्या आ जाएगा? मार्केट तो जानते ही हैं, मार्केट एक क्या है? जगह है जहाँ पे कौन बैठा? सेलर। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कौन है? बाहर। दोनों का बीच वस्तुओं का कीना बेची होगा। इसको क्या कहते हैं? मार्केट। क्या कहते हैं? फ्री मार्केट क्या होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को निकालते हैं? सुनिए ध्यान से। सुनिए, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों ही बराबर है। मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड दोनों ही, तो इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डिमांड भी उतना ही है जितना सप्लाई है। इसको हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, या इसे कहते हैं फ्री मार्केट। क्या कहते हैं हम लोग? फ्री मार्केट। क्या कहते हैं भाई? फ्री मार्केट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज हो जाएगा। इलास्टिसिटी में एडजस्टेबल, चेंज, एडजस्टेबल, चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज हो जाएगा। कब?
जब उसका 1% भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर में चेंजेज आ जाएगा, मान 1% भी फैक्टर्स ऑफ डिमांड में अगर चेंजेज आ गया, डिमांड के कुछ फैक्टर होते हैं उसमें अगर 1% भी चेंज आ गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोले क्या बोले? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी माने डिमांड में चेंजेज होगा प्राइस में चेंजेज होने के कारण, डिमांड में चेंजेज होगा प्राइस में चेंजेज होने के। इनकम इलास्टिसिटी माने डिमांड में चेंजेज होगा इनकम में चेंजेज होने के कारण, डिमांड में चेंजेज होगा इनकम में चेंजेज होने के कारण, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक का प्राइस कम तो दूसरा का डिमांड में अंतर, एक प्रोडक्ट का प्राइस कम तो दूसरा का डिमांड में अंतर आ गया, इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस। क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम डेफिनेशन लिखवाए थे कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स विल बी रिमेनिंग द सेम, इट्स कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी डेफिनेशन लिखाए थे, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम, अदर थिंग्स विल बी रिमेनिंग द सेम, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, माना वाई के प्राइस में परिवर्तन हुआ तो एक्स के डिमांड में परिवर्तन हो गया, इसको क्या कहते हैं भाई? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीका का है, परफेक्टली से 2 है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल और इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। और परफेक्टली इन इलास्टिक का वैल्यू होता है 0, ईपी इक्वल टू 0 का है, प्राइस चेंज बट डिमांड सेम, प्राइस चेंज वाले के डिमांड में कोई अंतर नहीं आया, 0 रिजल्ट हुआ, इसका कर्व होता है वर्टिकल। यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू होता है ईपी इक्वल टू 1, ईपी इक्वल टू, क्योंकि जितना से प्राइस चेंज उतना से ही डिमांड चेंज, जितना से प्राइस चेंज उतना से ही, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? और हाईली इलास्टिक का मतलब जितना से प्राइस चेंज उससे ज़्यादा डिमांड चेंज, जितना से प्राइस चेंज उससे ज़्यादा, इसका वैल्यू होता है ईपी ग्रेटर देन 1। और हाईली इन इलास्टिक मान जितना से प्राइस चेंज उससे कम डिमांड चेंज, इसका वैल्यू होता है ईपी लेस देन 1, ईपी लेस देन। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है भाई? 5 तरीका। परफेक्टली इलास्टिक, इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इन इलास्टिक वैल्यू होता है 0, कर्व होता है वर्टिकल। यूनिटरी इलास्टिक इसका वैल्यू होता है 1। हाईली इलास्टिक ईपी ग्रेटर देन 1, माना ग्रेटर देन 1 इसका वैल्यू होता है। हाईली इलास्टिक क्या है? इसका वैल्यू होता है ईपी लेस देन 1। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, माना सप्लाई में चेंजेस को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई में चेंजेस को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर 4 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आप लोग अभी चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सुनिए। इसमें 2 अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच को कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच माने जिसको माप सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, बताया जा सकता है इतना पीस है, इतना कमाल है, इसको कहते हैं कार्डिनल। क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच को कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था? कार्डिनल अप्रोच को दिया कौन था भाई? अल्फ्रेड मार्शल। इसमें सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी में वो पावर होता है जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर देगा, हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड कर देगा, इसको कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं भाई? जैसे मान लीजिए आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन ज़रूरत है तो आप ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि इसका आपका क्या यूटिलिटी है। क्या है? तो यूटिलिटी क्या है भाई? ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा खरीदेंगे, कम ज़रूरत है तो यही तो है यूटिलिटी। ज़रूरत के हिसाब से सामान किनते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं किनते। तो ज़रूरत है सामान किन लिया, मेरा वांट्स पूरा हो गया, इसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी में कितना तरीके का यूटिलिटी है? पहला है टोटल यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? ये बालक लिखा है लोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होगा बालक, पेन दे दो, एक तो पेन दीजिए। किसका बात कर रहे हैं? टोटल यूटिलिटी। सुनिए अच्छे से, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? टोटल यूटिलिटी में कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी में पहले मार्जिनल समझो। एडिशनल यूटिलिटी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा यूज करोगे, एक्स्ट्रा खा लोगे, उसको कहते हैं मार्जिनल। एक्स्ट्रा यूज कर लोगे, एक्स्ट्रा खा लोगे, इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल। क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जो भी एक्स्ट्रा खा रहे हो सबको जोड़ दो, टोटल। जो भी एक्स्ट्रा खा रहे हो सबको जोड़ दो, टोटल।
नेक्स्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एकदम प्रैक्टिकल बात बोला था कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लो कोई आप नया शर्ट किने, उसी को बार बार पहनते जा रहे, बार बार पहनते जा रहे, संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। माने व्हेन वी आर यूजिंग मोर एंड मोर सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे, देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिक्रीजेड, संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार खाओगे तो कुछ दिन बाद मन नहीं करेगा खाने का। क्यों भाई? क्योंकि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? कार्डिनल अप्रोच में। कहाँ पे? कौन दिया था इसको? अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था? इसी में है एक टॉपिक, रिलेशन बिटवीन टीयू और एमयू। टीयू माने टोटल यूटिलिटी, एमयू माने क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू माने क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। एमयू माने टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो। टीयू मैक्सिमम, एमयू टीयू इंक्रीजेज, एमयू पॉजिटिव। टीयू डिक्रीजेज, एमयू नेगेटिव। बालक लोग बात नहीं करिए आपस में, सुनिए। टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो। टीयू इंक्रीजेज, एमयू पॉजिटिव। टीयू डिक्रीजेज, एमयू नेगेटिव। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिला है, मैक्सिमम यूटिलिटी मिला, उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? और एक और था कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। मार्केट में 1000 रुपये लेके गए, 1000 रुपये खर्चा करने के लिए रेडी थे, लेकिन जो सामान किनने गए वो 400 में मिल गया। जो सामान किनने गए वो 400 में, कितना खुश हो जाते हैं हम लोग कि 1000 रुपये लगे, 400 मिल गया, 600 बच गया। इसको कहते हैं उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 1000 रुपये लेके गए, पता चला 1400 लग गया, माइनस में 400 हो गया, माइनस में। तो ये भी कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑर्डिनल अप्रोच जिसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। कौन दिया था इसको? हिक्स एलन पैरेटो। ऑर्डिनल अप्रोच जिसको क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। कौन दिया था इसको? हिक्स एलन पैरेटो। बोलो क्या बोले? हिक्स एलन पैरेटो। सुना, ऑर्डिनल अप्रोच माने नॉट मेजरेबल, जिसको माप नहीं सकते, जिसको माप नहीं सकते उसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें मेन है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व एक लोकस है, लोकस माने ऐसे ऐसे, लोकस है। इनडिफरेंस कर्व क्या है? लोकस है, जिस पर डिफरेंट कोमोडिटी बंडल है। उसमें से कोई भी कोमोडिटी बंडल कोई भी कस्टमर लेके यूज करता है तो उसको सेम लेवल का संतुष्टि मिलेगा। सेम लेवल का क्या मिलेगा? संतुष्टि। उसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इनडिफरेंस कर्व का यहाँ पे हम डायग्राम बनवाए थे। देखिए, ये एक लोकस है जिस पे क्या है? डिफरेंट कोमोडिटी बंडल। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिएगा ना तो संतुष्टि सेम लेवल का मिलेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लोग अपने हिसाब से आज खाना खा के आए हैं, आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिला होगा, दुखी नहीं होंगे उस खाने से। अपने हिसाब से आप लोग खाना खाए हैं। आज सैटरडे है, कोई दाल भात भुजिया खाया होगा, तो कोई चिकन मटन उड़ाया होगा, तो कोई अपना खिचड़ी खाया होगा, कोई बिरयानी खाया होगा। अपने हिसाब से लोग खाना खाया होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और उनको अपने हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिला भी होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? तो इंडिफरेंस इज द लोकस, समझ पा रहे हैं, इन विच कंसिस्टिंग डिफरेंट कोमोडिटी बंडल एंड ईच कोमोडिटी बंडल गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल्स ऑफ। इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज था, गुण था कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप, नीचे की तरफ होता है। ये समझ पा रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसे मुंह कर लेते हैं, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ऐसे करेगा तो कॉनकेव, ऐसे कर लिया ना कॉन्वेक्स। इसका मुंह कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द। टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट नहीं कर सकता है। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर लेवल ऑफ। देखो, ये बड़ा इंडिफरेंस कर्व है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये छोटा इंडिफरेंस कर्व है, कम सेटिस्फेक्शन देगा। अच्छा, बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व रहेगा, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व रहेगा, उसको क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कट नहीं कर सकता है, और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या चीज? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से।
सुना, डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व प्राइस कंजम्पशन कर्व के हिसाब से होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व है उसके हिसाब से होता है। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, नीचे की तरफ है, माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड राइजिंग है, माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। और अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल है, माने ऐसा सीधा, तो इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या इक्वल है, यूनिटी बराबर, समझ गया। माने अगर पीसी से कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, माने उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अपवर्ड स्लॉपिंग है, माने उसका वैल्यू लेस देन 1 है, और जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इक्वल है। बजट क्या होता है? बजट मीन्स इनकम लाइन। बजट मीन्स विद इन द बजट लाइन इंडिकेट सेविंग। 1000 रुपया मेरा बजट लाइन है, 1000 रुपया कमाते हैं, 800 खर्चा किए सेविंग है, 1200 खर्चा कर दिए तो लॉस है। तो विद इन द बजट लाइन इंडिकेट सेविंग, बियॉन्ड द बजट लाइन इंडिकेट लॉस। इन्फीरियर गुड्स बने लो क्वालिटी गुड्स, गिवन गुड्स बने भी क्या होता है, लो क्वालिटी गुड्स। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स इस्तेमाल करेंगे। एक का प्राइस ज़्यादा हो गया, टी का प्राइस ज़्यादा हो गया, कॉफ़ी पिएंगे। टी का प्राइस ज़्यादा हो गया, कॉफ़ी पिएंगे, समझे। सिगरेट का दाम ज़्यादा हो गया, बीड़ी पिएंगे। बीड़ी का दाम ज़्यादा हो गया, सिगरेट पिएंगे। इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूशन, एक के बदले दूसरा। शर्ट का दाम ज़्यादा हो गया, टी शर्ट पहना जाएगा। ट्यूबलाइट का तो ज़्यादा दाम होगा, बल्ब जलाया जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अच्छे से सुनिए, प्रोडक्शन द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वस्तु का निर्माण करो या सेवा का निर्माण करो, दोनों ही प्रोडक्शन है। या तो वस्तु बनाओ या तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेवा का ही तो निर्माण कर रहा है, अभी बंद कर देगा सेवा का निर्माण करना, बत्ती गुल हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे, फिर हम फोन लगा गाली देंगे, क्या चीज़ का पैसा लेता है, अभी बंद करके रखा है, चुपचाप जोड़ो। हाँ, इंसान गुस्सा करता है, पैसा दे रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं है। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? तो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। उसका यूटिलिटी होना चाहिए और उधर से कमाई होना चाहिए। उधर से क्या होना चाहिए? कमाई। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन करने के साधन क्या है? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड माने जगह होना चाहिए, लेबर माने श्रमिक, कैपिटल माने पैसा, पैसा। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज द नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ, कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। लेबर मीन्स मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क। मेंटल वर्क एंड दिमाग के लेवल पे खटो या शरीर से मेहनत करके खटो, इसको लेबर कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के संबंध को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। जहाँ भी फंक्शन आएगा समझ जाइएगा रिलेशन है। क्या है? तो किसका रिलेशन है ये? इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है आपका, सुन लीजिए ध्यान से। दो तरीका का प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट टर्म माने कुछ समय के लिए, माने 12 महीने से कम, और लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए 12 महीने से ज़्यादा। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करिएगा ना तो उत्पादन का कुछ साधन स्थिर रहेगा, कुछ परिवर्तनशील, कुछ स्थिर, कुछ, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? जैसे मान लो तो दुकान खोले शॉर्ट रन में, तो दुकान फिक्स रहेगा ना, एक ही तो दुकान रहेगा, उसमें लेबर का संख्या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। माना उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहेगा, कुछ परिवर्तनशील रहेगा। जैसे दुकान फिक्स हो गया, लेबर का संख्या 2 था, 4 लेबर कटवा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन नेचर। सारे के सारे उत्पादन के साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? इसको कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन में नियम लागू होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या शो करता है? इसको दिया था अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो करता है। इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो करता है। 3 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को प्यार से टीपी कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को प्यार से एपी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को प्यार से एमपी कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो टोटल माल बना है वो टोटल प्रोडक्ट है। एडिशनल प्रोडक्शन कर लिए उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्शन कर लिए उसको क्या कहते हैं?
और टोटल प्रोडक्ट को एम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट माना औसत रूप से कितना प्रोडक्शन हुआ, औसत रूप से कितना प्रोडक्शन हुआ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेज है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने स्टेज है? 3। कौन कौन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेशन समझे थे टीपी और एमपी का। टीपी और टीपी मैक्सिमम, एमपी जीरो। टीपी मैक्सिमम, टीपी इंक्रीजेज, एमपी पॉजिटिव। टीपी डिक्रीजेज, एमपी नेगेटिव। टीपी डिक्रीजेज, एमपी। तो रिलेशन समझे थे एपी और एमपी का। एपी इंक्रीजेज, एमपी ग्रेटर देन एपी। एपी मैक्सिमम, एमपी इक्वल टू एपी। एपी डिक्रीजेज, एमपी लेस देन एपी। एमपी लेस देन AP increases, MP greater than AP. AP maximum, MP equal to AP. AP decreases, MP less than AP. ये रिलेशन समझे थे। फिर हम लोग का चालू हो गया था लॉन्ग रन प्रोडक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन में किसका नियम लागू होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो किया। इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो किया। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 तरीका का है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को प्यार से कहते हैं IRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को प्यार से कहते हैं CRS, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को प्यार से कहते हैं DRS। माने जितना इनपुट लगाए उससे ज़्यादा आउटपुट पाए, जितना इनपुट लगाए उससे ज़्यादा, माने 5 रुपये लगाया तो मिला 500, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना इनपुट लगाए उतना ही आउटपुट मिला। 5 रुपये लगाया तो 5 रुपया मिला, 5 रुपये लगाया तो 5 रुपया, इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और फिर लास्ट में हम लोगों का डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग मैंने लगाया 5 मिला 2 रुपया, लगाया 5 मिला है तो कम मिला, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसका डायग्राम बना दिए थे, ये बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं। झाड़ू छाप आम आदमी पार्टी, तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड IRS। Percentage change in output equal to the percentage change in input is called CRS, और percentage change in output less than percentage change in input is called DRS। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे भाई? इकोनॉमिक ऑफ स्केल। लाभ देगा आपको, क्या देगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो आपको लाभ देगा। 2 तरीका का इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। बोले क्या बोले? इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। आप अच्छा करते हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक। माने जो अच्छा करेगा उसको अच्छा का लाभ मिलेगा, जो खराब करेगा उसको खराब वाला लाभ मिलेगा। समझ गए? इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमिक। इंटरनल इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म। हमारा रॉ मटेरियल अच्छा है, स्टाफ लोग मेरा अच्छा है, रुपया हमारे पास ठीक ठाक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग इकोनॉमी मेरा ठीक ठाक है तो हमको लाभ मिलने वाला है, इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमी माने भगवान का कोई करिश्मा हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, जो सबके लिए। इंटरनल इकोनॉमिक अफेक्ट ऑल द फॉर्म्स, ऑल द बेस्ड ऑन ऑल द फॉर्म, सबका असर करेगा। भगवान कोई अर्थक्वेक भेज दिए, साइक्लोन भेज दिए, कोरोना भेज दिए थे, सबको दिक्कत हुआ ना। या तो सबको अच्छा होगा या तो सबको खराब होगा, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इसके बाद हम लोग का चैप्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर 6 था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले समझे थे मनी कॉस्ट। क्या समझे थे? माने जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रुपया में एक्सप्रेस कर सकते हो, पैसा में बता सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? मनी कॉस्ट। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग 1/4 ऑफ एक्शन लॉसिंग ऑफ अनदर। एक को कैरी किया हमने, दूसरे को लॉस करके। मान लो बिजनेस में लगा दिए 5 लाख और फ्लॉप हो गया, बिजनेस में पैसा डूब गया। बिजनेस में लगा दिए 5 लाख, बिजनेस फ्लॉप, 5 लाख डूब गया, तो हम पछतावा करें। काश बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते ना, दीदी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते ना तो कुछ ब्याज आती, तो हम पछतावा कर रहे। हमने तो ऐसा किया नहीं, हमने तो ऐसा बिजनेस में लगा दिया ना, तो लोग बकवास करते हैं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बकवास को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है कि पैसा लगा है। पेमेंट इनकम, पेमेंट हम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो लग रहा है लेकिन पैसा देना नहीं पड़ रहा है। जैसे खुद का घर, खुद का बिजनेस, खुद का घर तो भाड़ा नहीं लग रहा, खुद आप मालिक होकर खट रहे हैं तो आपका एक तो सैलरी होता है, पैसा नहीं लग रहा, तो ये होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है? इकोनॉमिक्स कहते हैं ऐसा कॉस्ट को हम लोग लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा भाई? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को जोड़ दो, टोटल कॉस्ट आएगा। अब फिक्स कॉस्ट क्या है?
ऐसा खर्चा जो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप प्रोडक्शन ना करो। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये फिक्स खर्चा है। जैसे मान लो कोई घर भाड़ा ले लिया है तो आप रहो तब भी भाड़ा लगेगा, नहीं रहो तब भी भाड़ा लगेगा, बहुत ज़्यादा जन रहो तब भी भाड़ा उतना ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल माने आपके यूज के ऊपर है, यूज करिएगा तो पैसा लगेगा, नहीं यूज करिएगा तो पैसा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चलाएगा ज़्यादा पैसा, कम चलाएगा नहीं चलाएगा बहुत कम पैसा, तब भी लगेगा 2-4 रुपये। इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आपके यूजेज के ऊपर। जैसे आप लोग खाना जो खा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट है, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा पैसा, कम खाएंगे कम पैसा, नहीं खाएंगे नहीं पैसा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पर निर्भर करता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट आउटपुट पर निर्भर। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू, और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो होता है इन्वर्टेड एस होता है। इन्वर्टेड क्या होता है, एस। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट को प्यार से हम संक कॉस्ट भी कहते हैं, संक। फिक्स कॉस्ट को प्यार से क्या कहते हैं, संक कॉस्ट। क्या कहते हैं। उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगा भाई, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, जहाँ भी एवरेज का बात चलेगा समझ जाएगा पर यूनिट का बात हो रहा है। जहाँ भी एवरेज का बात चलेगा समझ जाएगा किसका बात हो रहा, पर यूनिट, पर पीस, पर यूनिट। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 10 ठो बच्चा है और हम 5,000 रुपये कमा लेते हैं, तो प्रत्येक बच्चा से कितना मिलता हो, 5,000 डिवाइड बाई 10 500 मिलता हो, कितना मिलता हो, तो पर पीस का दाम निकला ना, पर हेड का दाम निकला ना, पर हेड का दाम निकला। समझे कि नहीं समझे। तो जहाँ भी एवरेज का बात आएगा समझिएगा डिवाइड किया हुआ पर पीस का दाम। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है, क्या होता है एवरेज कॉस्ट का कर्व, यू शेप। क्यों यू शेप होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसका नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा था भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कम होते जाता है। क्या होता है, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाता है और टोटल में वो फिक्स रहता है। टोटल में क्या रहता है, तो इसका कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माने पर पीस का कितना दाम हो रहा है, ये क्या होता है डिवाइड करिएगा तो पर पीस का सेम आएगा बट टोटल में बढ़ते जाएगा। पर पीस का सेम आएगा डिवाइड करके बट टोटल में बढ़ते जाएगा। इसका कर्व होता है यू शेप। इसका कर्व कैसा होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट माने इसका कर्व कैसा होता है, यू शेप, बट प्यार से दिखाते हैं हॉकी स्टिक। प्यार से क्या दिखाते हैं, रिलेशन हम लोग को करना है एसी और एमसी में। एसी और एसी इंक्रीजेज, एमसी ग्रेटर देन एसी, एसी मिनिमम, एमसी इक्वल टू एसी, एसी डिक्रीजेज, एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है भाई, इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। शॉर्ट रन में इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर, उसको कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में ये सब आता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे कॉस्ट परिवर्तनशील होते हैं। इसका कर्व जो होता है क्या होता है भाई, यू से, बट फ्लैटर होता है। इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। देखो फ्लैटर, इसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कर्व। क्या कहते हैं, प्लानिंग कर्व, इनवेलप कर्व। एलएसी कर्व इज यू शेप, इट इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व, इनवेलप कर्व, बिकॉज इट इज फिलअप बाई एसएससी कर्व। एसएससी कर्व इसको फिलअप करेगा। एसएससी कर्व को हम कहते हैं प्लांट साइट। एसएससी कर्व को क्या कहते हैं, एसएससी कर्व को क्या कहते हैं, प्लांट साइट। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 6 फिनिश। चैप्टर 7 क्या था, रेवेन्यू। रेवेन्यू माने होता है कमाई। व्हेन सेलिंग द प्रोडक्ट व्हाट एवर मनी इज अर्न इज कॉल्ड रेवेन्यू। प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको क्या कहते हैं भाई, रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू 3 तरीका का होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू माने टोटल कमाई, टोटल रेवेन्यू माने टोटल, और एवरेज रेवेन्यू माने औसत रूप से कमाई, औसत रूप से। और मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल कमाई, एक्स्ट्रा कमाई, एडिशनल कमाई, एक्स्ट्रा कमाई। इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल तो रेवेन्यू कितना तरीका का है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू माने टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। एवरेज रेवेन्यू माने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू, रिलेशन समझे थे इसका, टीआर, एआर और एमआर का रिलेशन समझे थे अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। जहाँ पे प्राइस, तो जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है क्या होता है, प्राइस इक्वल टू द एआर एंड एमआर, एआर इक्वल टू द एमआर, प्राइस इक्वल टू द एआर एंड एमआर, एआर इक्वल टू द
AMR, और TR बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट रेट, TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, TR बढ़ते जाएगा, कौन सा रेट में बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट में, कौन सा रेट में, फिर हम लोग रिलेशन समझे थे TR AR एंड AMR व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, व्हेन प्राइस इज वेरिएबल माने प्राइस जब चेंज होगा, प्राइस क्या होगा, चेंज। तो इसका रिलेशन क्या समझे थे हम लोग, TR मैक्सिमम AMR क्या हो जाता है, 0, TR मैक्सिमम AMR प्राइस इक्वल टू द क्या रहता है, AR, प्राइस इक्वल टू द, और TR इंक्रीज होगा AMR पॉजिटिव, TR इंक्रीज AMR पॉजिटिव, TR डिक्रीज AMR नेगेटिव, TR डिक्रीज, और AR एंड AMR का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग। कैसा होता है भाई, प्रॉफिट दो तरीका का है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ऐसा कमाई जिसमें खर्चा माइनस करना बाकी है, और नेट प्रॉफिट माने खर्च माइनस कर, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का 8, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू डेटा। इंट्रोडक्शन टू डेटा, अच्छे से सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपेंड अपॉन 2 सेंस। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग 2 सेंस के ऊपर डिपेंड है भाई, सिंगुलर सेंस, प्लुरल सेंस। सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस का मतलब न्यूमेरिकल डिवाइस, नंबर में बताएंगे इतना मलेरिया का पेशेंट है, इतना एम्प्लॉय है, इतना पीस है, इसको न्यूमेरिकल कहते हैं। और प्लुरल सेंस का मतलब मैथमेटिकल डिवाइस, जहाँ पे मैथ का कंसेप्ट लगेगा, मैथ का, इसको कहते हैं प्लुरल सेंस। अच्छा, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोले थे, जितना सब्जेक्ट का नाम पढ़ते हो सबका नाम लिख देना। सब्जेक्ट का क्या नाम पढ़े थे, मैथमेटिक्स, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, एजुकेशन, समझ पा रहे, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे के ऊपर क्या लागू होता है, स्टैटिस्टिक्स। क्या लागू होता है, माना जहाँ भी नंबर उम्र आता है ना, स्टैटिस्टिक्स के तहत है, उसको कहते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ प्राइमरी डेटा, जो डेटा हम अपने लिए खुद सर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। ये मिलेगा कैसे भाई, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चन आस्क, समझ पा रहे, ऐसे करके हमको डेटा मिलेगा, इसको कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी डेटा, कोई और सर्च किया है उसका डेटा लेके इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे न्यूज एजेंसी का, समझ पा रहे, WHO का डेटा ले लेते हैं, न्यूज एजेंसी का ले लेते हैं, मैगजीन का ले लेते हैं, एक्सपर्ट का डेटा ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हम लोग समझे थे क्या चीज़ भाई, 2 तरीका का डेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव माने क्वालिटी रे बाबा, क्वालिटी बताएंगे, नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर में माप नहीं सकते। क्वालिटेटिव, जैसे मान लीजिए बोल दिए कि पिंटू सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो कैसे मापोगे, अच्छा बोल दोगे, खराब पढ़ाते बोल दोगे खूब खराब पढ़ाते हैं, हो गया, समझे। तो इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, माने विशेषता बताना, कैरेक्टर बताएंगे, फीचर्स बताएंगे। बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो बता दिए बढ़िया, माप थोड़े रहे हैं, बढ़िया बता दिए, समझे। अब खराब है तो बोलते नहीं लेना, एकदम घटिया प्रोडक्ट है, लेना नहीं, समझ गए। तो क्वालिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव माने नंबर में बताएंगे, 4 पीस है, 10 पीस है, इतना दाम है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्या कहते हैं, टाइम सीरीज, समय को बताएगा भाई, समय के ट्रेंड को बताएगा, इसको टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शन डेटा, क्रॉस करके चेक कर लो ना, मेरा इनकम इतना है, उनका इनकम इतना है, समय क्रॉस कर लो, क्रॉस सेक्शन। अच्छा, उसके बाद से हम लोग का डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे आगे बता दें। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 9, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को 3 तरीके से दिखा सकते हैं, टेक्सचुअल लिख कर बताएंगे, टेबुलर टेबल ऊपर बना देंगे, और ग्राफिकल डायग्राम वगैरह बना के दिखाएंगे, ग्राफिकल माइंड डायग्राम वगैरह बना के दिखाएंगे। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेबल, टेबल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे पहला टाइटल माने हेडिंग, स्टॉप, कैप्शन, बॉडी, फुटनोट, सोर्स नोट। अच्छा, डेटा 2 तरीके का, डिस्क्रिएट माने नॉन कंटिन्यूअस, 10 से 19, 20 से 19 ऐसा करके, 20 से 29, 30 से 39, उसको कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कंटिन्यूअस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरीका का, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, मोर देन का कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2। अच्छा, 10 और 20 के अंतर को कहते हैं आई, 10 और 20 में अंतर कितना, 10, उसको आई कहते हैं, जिसको कहेंगे विड्थ ऑफ क्लास। क्या कहेंगे, और ये पहला वाला लोअर क्लास है, दूसरा वाला अपर क्लास, पहला वाला लोअर क्लास, दूसरा वाला। बार डायग्राम क्या चीज़ को शो करेगा भाई, टाइम सीरीज को। बार डायग्राम क्या चीज़ को शो करेगा, पाई चार्ट कंपैरिजन करके डेटा बताता है। पाई चार्ट जो कैलकुलेशन किए थे, पाई चार्ट कैसे डेटा बताएगा, कंपैरिजन करके। ओजाइव किसका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम। ओजाइव रिप्रेजेंट एरिया ऑफ मीडियम, एरिया ऑफ। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट एरिया ऑफ मोड, मोड को रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम, और ओजाइव को कौन रिप्रेजेंट करता है, मीडियम।
फ्रीक्वेंसी कर्व कितना तरीका का होता है? 5 तरीका का। फ्रीक्वेंसी कर्व कितना तरीका का होता है? 5 तरीका का। इसके बाद सम है, सम का एक दिन अलग से रिवीजन करेंगे। पूरा थ्योरी रिवीजन हो चुका है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अच्छे से आज ही पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं? दैट्स फॉर ऑल टुडे। हु इज दिस? टेक